आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी इन सर्वोदय इंस्टीट्यूट। ठीक है बेटा, हम पहले से ही आप लोगों को बता चुके हैं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसे कोशिका जीवन की इकाई कहते हैं। काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ये कॉन्सेप्ट बेस है, इसमें टिक्स वगैरह बहुत कम यूज होते हैं, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ थोड़ी सी आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन सारे नीट के जो क्वेश्चन है मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एक एक चीज़ें आपको निकाल के दे रहा हूँ कि आप आसानी से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिवीजन करें, हम कोशिका के बारे में बात कर रहे थे। तो हम जब कोशिका के बारे में बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि सभी जीव जो होते हैं, चाहे वो एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो, वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो कोशिका या कोशिका के प्रोडक्ट के मिलकर बने होते हैं। मैंने ये भी बताया था ये यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। अगर यूनिसेलुलर है तो क्या वो एक ही सेल है जो इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, और दूसरा क्या, वो अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा आप लोगों से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका है, ठीक है, तो स्पेशली इसकी शुरुआत के वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। 1664 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने कोशिका की खोज की, और इन्होंने यह देखा था कि कोशिका ऊपर से घिरे हुए कमरे के आकार का है, जो लैटिन वर्ड एक सेलुली से लिया गया है। सेलुली का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ कमरा। इन्होंने कहा, एक किताब था, एक बुक थी जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया था। उन्होंने कहा ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है, खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप का यूज किए थे। ठीक है, तो इन्होंने, इनकी पिता की वाइन कंपनी थी, वहीं पे ये अपना कार्य वगैरह थोड़ा कर रहे थे। तो स्पेशली इनको बुक का नाम पूछता है तो माइक्रोग्राफिया। स्पेशली इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, सेल के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछ देते, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो है, ठीक है, स्वानंद एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी बोला जाता है। तो ये चीजें इनको देखने योग्य आपकी चीजें थी। देन आए कौन, एक साइंटिस्ट आए बेटा, तो मैंने बताया था आपको कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, एंटोनिन वान ल्यूवेनहॉफ। 1674 ईस्वी में, 65 में वो आए थे, 74 में इन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, और सबसे पहली बार इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन यह कोशिका ना कह के उसको क्या बोल गए, एनिमल क्लू, मतलब एनिमल जैसा दिखने वाला संरचना, कीड़े मकोड़े की तरह एकदम छोटी सी। देन इनके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1833 ईस्वी में केंद्रक की खोज की। और अब आता है कोशिका सिद्धांत। क्या आता है? कोशिका सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बोले तो क्या कर सकते हैं इसको? तो हम बोलेंगे कोशिकीय सिद्धांत। हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको कोशिका सिद्धांत बोलेंगे। स्पेशली कोशिका सिद्धांत देने वाले दो वैज्ञानिक थे। दो वैज्ञानिक कौन? एक थे स्लेडेन और दूसरे थे स्वान। ठीक है, तो स्लेडेन एंड स्वान, वो स्वान, दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? स्लेडेन एंड स्वान, सॉरी इसको बड़ा सा स्वान। इसको इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया था। स्पेशली इनका नाम क्या है? देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा, स्लाइडेन एंड
स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन बेटा? तो स्लाइडेन थे एंड स्वान थे। स्लाइडेन एंड स्वान, ओके, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने क्या कहा था? सभी जीव कोशिकाओं और ऊतक के मिलने से बनते हैं। क्या मैंने बोला? सभी जीव कोशिकाओं व ऊतक के मिलने से बनते हैं। तो इनका स्टेटमेंट क्या था? सभी जीव व ऊतक के मिलने से, क्या? सभी जीव कोशिकाओं और ऊतक के मिलने से बनते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कह के चले गए। अब कौन क्या कैसा काम किया उसके बारे में देख लेते हैं, एक एक को देखें हैं। सबसे पहले स्लाइडेन को। किसको? स्लाइडेन को। स्लाइडेन, ठीक है, ये क्या थे? 1838 ईस्वी में। कब? 1838 ईस्वी में। स्पेशली ये क्या थे? तो जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने, ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्लाइडेन, ठीक है। और 1838 ईस्वी में इन्होंने ये बहुत सारे पादपों का अध्ययन किया और पादपों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि, स्लाइडेन ने ये पाया कि जो पादप होते हैं वह कोशिका के मिलने से बने ऊतक के बने होते हैं। तो इन्होंने क्या पाया बेटा? इन्होंने ये पाया कि जो पादप होते हैं वो कोशिका से मिलकर ऊतक के द्वारा ही निर्माण होते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पादप में, प्लांट जगत में अपना थ्योरी दिया, ठीक है। फिर से सुनिए, इन्होंने क्या कहा? 1838 ईस्वी में इन्होंने ये बोला कि जो पादप होते हैं वह कोशिका व बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक से पूरा पादप ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो पादप जीव होता है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड में जो साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या है? तो स्वान है। क्या है बेटा? स्वान। ठीक है, स्वान। इन्होंने क्या बताया बेटा? ये कब दिया था? तो 1839 में ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? सिद्धांत दिया। ये क्या थे? ध्यान से सुनिए। तो ये जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये पाया कि जो पादप होते हैं उनको तो रखो बाहर, पहले जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहर की तरफ, 1839 ईस्वी में इन्होंने दिया था, उसके बाहर की जो आवरण होती है एक पतली झिल्ली की होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जिससे यह प्रूफ हुआ, यह सिद्ध हो गया बेटा कि जो एनिमल कोशिका, जंतु कोशिका है, उसके ऊपर सेलवाल अनुपस्थित होता है, उसके ऊपर सेलवाल नहीं पाया जाता। किसने बताया? ये क्या थे? तो ये स्पेशली ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने पादप और एनिमल दोनों पर अध्ययन किया। फिर देन इन्होंने क्या बोला? फिर इन्होंने ये बोला कि जो स्वान जो हैं, इन्होंने ये बताया बेटा कि जो एनिमल हैं इनके ऊपर एक थिन, पतली
झिल्ली लाइक संरचना होती है जिसे सेल कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और इन्होंने पादप के केस में बताया कि पादप का एक यूनिक कैरेक्टर है कि कोशिका झिल्ली जो होती है इसके ऊपर एक रैजिड, एक दृढ़ कठोर लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, तो उस लेयर को सेल वॉल या हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इन दोनों साइंटिस्टों को ही किसकी क्रेडिट जाती है, कोशिका सिद्धांत का। ये पूछ सकता है, साथ में पूछेगा कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था, 1838 एंड 39। अगर अलग अलग पूछे कि बॉटनी के केस में किसने दिया था, तो इन्होंने बॉटनी के केस में दिया था। और इन्होंने किसके केस में दिया था, तो जूलॉजी के केस में दिया था। दो चीजें क्लियर हैं। इन्होंने किसके केस में दिया था, बॉटनी के केस में। इन्होंने किसके केस में दिया था बेटा, जूलॉजी के केस में दिया था। तो ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हैं। बट इनका डीमेरिट क्या है, क्या कमियां हैं, ये दोनों तो बता दिए कि जो कोशिका होती, जो कोई भी जीव है वो कोशिका या कोशिका से कोशिकी पदार्थों के मिलने से बनता है। इन दोनों ने क्या बताया, कोशिका या कोशिकी पदार्थों के मिलने से बनता है। लेकिन ये ना बता पाए कि ये कोशिका आता कहां से है, ये कोशिका आता कहां से। इतना तो बता दिया कि ये इन्होंने बताया कि कोशिका प्लांट में कि भैया ये सारे कोशिका से बने टिश्यू होते हैं और ये ऊतक होते हैं, ऊतक से पादप बन जाता है जुड़ के। इन्होंने क्या बताया, जंतु कोशिका के बाहर की तरफ एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, पादप के तरफ बाहर की तरफ एक रैजिड सेल वॉल होता है। लेकिन ये और दोनों मिलाकर थ्योरी जो पास की, वो थ्योरी ये निकल के आती है कि कोई भी जीव कोशिका या कोशिका के द्वारा, कोशिकी पदार्थ के द्वारा ही निर्मित होते हैं। बात सही है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि बेटा ये कोशिका आता कहां से है। अब भाई तो वो इनकी डिमेरिट है। इनके सिद्धांत आप लोगों को मालूम होने चाहिए कि इनका सिद्धांत क्या है। तो मैंने क्या बताया बेटा, इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या बता दिया, इन दोनों ने एक परिकल्पना दी। क्या दी, स्लाइडेन एंड स्वान ने एक परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के आधार पे प्लांट और एनिमल, प्राणियों और किसके, वनस्पतियों के शरीर जो होता है वो कोशिका व कोशिकीय पदार्थ से निर्मित होता है। क्या इन्होंने बोला, कोशिका व कोशिकीय उत्पादन से या कोशिकीय पदार्थ से निर्मित होता है। तो जो सेल थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था, दोनों साथ में दिया था कि प्लांट व एनिमल, प्लांट और एनिमल जो दोनों हैं, पादप, वनस्पति और प्राणी, ये इन दोनों के शरीर का निर्माण, क्या बोला था बेटा, इन दोनों का के शरीर का निर्माण कोशिका व दोनों के शरीर का निर्माण कोशिका व कोशिका के कोशिकीय पदार्थों से होता है। ये चीजें ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है। तो दोनों के शरीर का निर्माण कोशिका व कोशिकीय पदार्थों से होता है। कोशिकीय पदार्थों से होता है। किससे, कोशिकीय एंड कोशिकीय पदार्थों से होता है। ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, या कोशिका के उत्पादन के मिलने से होता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को
देखना है। ये इनकी स्टेटमेंट था, ठीक है। इन्होंने ये अपना क्या दिया था, ठीक है। या फिर पदार्थों या कह सकते हैं उत्पादों, कोशिकीय उत्पादों के मिलने से होता है। किससे होता है? कोशिकीय या कोशिकीय उत्पादों के मिलने से होता है। तो यही है सेल थ्योरी, मेन इन्होंने ये दिया था जो एनसीईआरटी बोलती है। अब इनकी डीमेरिट क्या है ये आपके सामने आनी चाहिए। स्लाइडेन और स्वान तो यह बताने में असफल है कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। मतलब इनकी डीमेरिट है, यह दोनों यह बताने में असफल हो गए कि कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोडोल्फ विर्चो। क्या नाम है बेटा? रोडोल्फ विर्चो। विर्चो, ठीक है। क्या नाम है बेटा? विर्चो, रोडोल्फ विर्चो, ठीक है। जो रोडोल्फ विर्चो है, ध्यान देना, इन्होंने फर्स्ट टाइम कितना 1885 में, लगभग इनके 1855, लगभग 15 साल तक कोई परिकल्पना नहीं आई। रोडोल्फ विर्चो के बाद कोई परिकल्पना नहीं आई। इन्होंने ये बताया, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इंग्लिश में। क्या बोला था? ध्यान से देखो, इनका स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इन्होंने क्या बोला था? ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। इनका स्टेटमेंट था बेटा ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इनके अनुसार कोशिका का निर्माण क्या बेटा? पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। पूर्व अब कैसे होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अब ये और ये स्टेटमेंट दोनों मिलकर एक्चुअल में सही तरीके से कोशिका सिद्धांत हुआ। तो अगर हम बात करें कि जो वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत जो वर्तमान समय में कोशिका सिद्धांत है बेटा, ओके, ये क्या कहती है? ध्यान से देखेंगे। ये कहती है वर्तमान कोशिकीय सिद्धांत अब चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ? ध्यान से यहाँ पे देखना। ये पहला तो स्टेटमेंट ये रख लीजिए, सभी जीव कोशिका और कोशिका के उत्पाद के से बनते हैं। क्या? सभी जीव कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बनते हैं। दूसरा, सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका का पूर्व स्थित कोशिका से ही होते हैं। 2 पॉइंट तो हो गया आपका। तीसरा पॉइंट,
सभी कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो ये पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, जैसे माता पिता के कैरेक्टर बच्चों में जाना, वो किसके द्वारा होता है बेटा? ध्यान से देखेंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड, किसके द्वारा? न्यूक्लिक एसिड के द्वारा जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। दो तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये होता है कि सभी कोशिका में केवल एक ही केंद्रक उपस्थित होते हैं। क्या? सभी कोशिका में केवल एक ही केंद्रक उपस्थित होते हैं। पांचवा पॉइंट अगर आपको देखना चाहें तो एक चीज और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कि सभी कोशिका का जो केमिकल कंपोजिशन होता है, रासायनिक संगठन होता है, वो सेम होता है, किसी में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा, वो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जाएगा। तो ये दो तो मेन हो गए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा सेल में किसी भी कोशिका में एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा, आनुवांशिक पदार्थ जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा, और इनका केमिकल कंपोजिशन जो होगा बेटा वो समान होगा, फर्क इतना होगा लगभग, इनका किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा। इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके कोश सेल जो होते हैं आपस में मिलके और इंट्राजेक्शन, आपस में खाद्य पदार्थ जो भी है आदान प्रदान करेंगे और एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करेंगे। अब यूनिसेलुलर भी आपस में साथ रहते हैं, जैसे क्लामाइडोमोनास एक ग्रुप में, लेकिन इनके बीच में इंटरजेक्शन नहीं होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर आपस में जुड़ जुड़ के सीमेंटिक मटेरियल, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी, वो क्या बना देते हैं? तो वो एक तरह से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि इसका अपवाद क्या है। तो मैंने एक चीज, दो चीजें तो लिख दी हैं। तीसरा, सभी कोशिका में केवल मतलब सभी कोशिकाओं में एक एक केंद्रक ही उपस्थित होते हैं। मतलब ऑल सेल हैव ए सिंगल न्यूक्लियस। क्या लिख सकते हैं? ऑल सेल, या ऑल नहीं, ईच सेल हैव सिंगल न्यूक्लियस, मतलब सभी, ठीक है, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। तो इसके अपवाद है, तो ये कोशिका, इसका जो कोशिका सिद्धांत है उसका अपवाद माना क्या होता है? तो अपवाद देख लीजिए, जो अपवाद है कोशिका सिद्धांत का, ठीक है, एक्सेप्शन। जैसे वायरस, पहला मैंने क्या बताया बेटा? वायरस की ये विशेषता है कि ये कंप्लीट सेल ही नहीं है, और मैंने पहले ही बताया था कि नॉट इंश्योर, मतलब 100% नहीं बताया था, मैंने नॉट इंश्योर बोला था, ठीक है। तो इसे हम लिविंग में भी और नॉन लिविंग दोनों में काउंट कर लेते हैं। क्या मैंने बोला बेटा? वायरस को हम क्या करते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग में ही दोनों में काउंट कर लेते हैं। किसको? वायरस को। बात ये होगी। इसके अलावा बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, इसे विषाणु कहते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित है, और यहाँ लिख दिया है कि एक सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल केंद्रक उपस्थित होगा, तो मतलब ये भी अपवाद में हो गया। अगर एक से ज्यादा पाया जा रहा है वो भी अपवाद होगा। मतलब तीसरा पॉइंट मिलकर हमारे सामने आ गया। क्या आ गया इसको देखते हैं कि जैसे एक पैरामीशियम है, पैरामीशियम एनिमल है, इसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है छोटा और एक होता है बड़ा। जो छोटा होगा बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, और जो बड़ा होगा वो मेटाबॉलिक, उनका उपापचयी क्रिया में भाग लेगा। तो मतलब ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। इसके पास तो पूरा है ही नहीं, इसके पास है तो केंद्रक नहीं है, और इसके पास है तो दो लो, ठीक है। और किसके पास केंद्रक नहीं है? तो मेच्योर परिपक्व आरबीसी, मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वहां पर भी नहीं होता है। तो ये चीजें और कहाँ पे नहीं है? तो सी ट्यूब प्लांट में,
सी ट्यूब होता है वहां पर भी नहीं है, तो सब अपवाद में आ जाएंगे। अब इनके पास दो है, बहुत सारी चीजें जहां पे दो से अधिक मिलेंगी, तो दो से अधिक मिलने में फियोफाइसी का सदस्य राइजोपस है। क्या बेटा? राइजोपस फियोफाइसी, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी ये दो देखिए, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी ये दो को प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस की वजह से ये अपवाद में आ गए। और क्या हो गया बेटा? तो आरबीसी लाल रुधिर कणिका है, इसमें मेच्योर होते ही इसकी आरबी न्यूक्लियस अनुपस्थित हो जाती है। मेच्योर होते ही क्या हुआ? इसका न्यूक्लियस अनुपस्थित हो गया। उसके बाद सी ट्यूब, उसमें भी अनुपस्थित हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो ये तो हो गया सेल थ्योरी। अब क्वेश्चन पे आएंगे, ध्यान से देखिए, नीट पे ले चलते हैं हम आपको। सबसे पहले तो यही पूछ देता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये वर्ड में बोलना, स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब यहां तक हम तुमको याद कराते हैं वीरचो तक, ठीक है? कहां तक? रोडोल्फ वीरचो तक। देखिए ट्रिक याद करिए, मैंने एक ट्रिक बनाया, क्या? रब आए तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, लेकिन उसको करेक्ट राहों में किया गया। मैंने क्या बोला? रब आए तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, लेकिन उसको करेक्ट राहों में किया गया। मतलब रब से तो रॉबर्ट हुक, आए से एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है? और स्लाइडेन एंड स्वान सेल थ्योरी दी, और राहों में रोडोल्फ वीरचो ने इसको करेक्ट किया। और क्या बोला? राहों में ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब उन्होंने देखा बहुत सारे सेल, कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये ट्रिक बन गया। क्या बना? लिख लेना, रब आए, भूलोगे नहीं, सीरीज याद रहेगी तुमको, कब सन उन डिस्टर्ब नहीं होगा। वैसे तो 1665, 1674, 1838, 1839 और 1855, ठीक है? तो रब आए तो स्लाइडेन एंड स्वान ने सिद्धांत दिया, लेकिन राहों में उसे करेक्ट किया गया, राहों में उसे करेक्ट किया गया, ठीक है? तो ये चीजें इसकी हिस्ट्री थी। इसके अलावा कोशिका का समग्र अवलोकन करते हैं। कोशिका का अगर समग्र अवलोकन करना रहे तो उसमें हमें क्या क्या चीजें बात करनी होगी, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई भी पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, उसका जो केंद्रक होता है वो झिल्ली युक्त होता है। क्या होता है? झिल्ली युक्त होता है। चलिए, अब हमने क्या बोला? कोशिका समग्र अवलोकन करते हैं। तो कोशिका समग्र अवलोकन, चलिए भाई, पहला पॉइंट तो ये है। हाँ, पहला पॉइंट है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होंगे वह यूकैरियोट कहलाएगा। मतलब अगर कोई सेल है, क्या बेटा? सेल है, और इस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। क्या बेटा? मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है। क्या बेटा? मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस है, मतलब झिल्ली युक्त केंद्रक। क्या? झिल्ली युक्त केंद्रक। अगर झिल्ली युक्त केंद्रक है तो हम उसे क्या बोल देंगे? वह यूकैरियोट। यूकैरियोट कोशिका। लेकिन जिस कोशिका में, या सेल ही बोलते हैं इसको,
सेल में मेम्ब्रेन झिल्ली अनुपस्थित केंद्रक है उसे हम क्या बोलेंगे, तो प्रोकैरियोट बोलेंगे। तो एक तरह से और कह सकते हैं कि यूकैरियोट जो होती है उसे केंद्रक के अलावा और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं जो झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों जो होंगे, दोनों की कोशिकीय क्रिया जो होगी, कोशिकीय क्रिया कोशिका द्रव में होगी, का द्रव में संपन्न होगी, दोनों की क्या होगी बेटा, कोशिका द्रव में ही संपन्न होगी। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को मालूम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीजें आपको अब मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में झिल्ली रहित, मतलब चाहे वो यूकैरियोट हो या फिर प्रोकैरियोट हो, मेम्ब्रेनलेस झिल्ली रहित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांग राइबोसोम उपस्थित होता है। बाकी इसका स्पेशलिटी एक एक चीज अलग अलग करके हम आपको अलग से बताएंगे। इसी तरह एक सेंट्रियोल होगा जो सेल सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा और सेल विभाजन में हेल्प करेगा। तो जो सेल है, कोशिका है, उसमें झिल्ली युक्त केंद्रक है तो यूकैरियोट, झिल्ली रहित या अनुपस्थित केंद्रक है प्रोकैरियोट, प्लांट हो या एनिमल हो, कोशिकीय क्रिया जो होती है वो द्रव में ही संपन्न होती है। ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाएंगे जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। आगे की चीजें नेक्स्ट क्लास में बहुत मजा आने वाला है। मैं इससे को एक एक चीजें अलग अलग करके सारे जहां से नीट के क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीजें आपको देने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइएगा, कल का वीडियो लेक्चर जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये मिस हुआ तो आपको सेल समझ में आने वाला नहीं है और समझ में सिर्फ यही आएगा, ये मेरा दावा है। ओके, तो थैंक यू।